हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड देखा था कि किस प्रकार से रीजन कमांड अथवा रिवॉल्व कमांड अथवा एक्सट्रूड कमांड का उपयोग करते हुए किसी सॉलिड का निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपोजिट सॉलिड यूजिंग बूलियन फंक्शन सच एज यूनियन, सब्सट्रैक्शन एंड इंटरसेक्शन। यानी जो हमने पिछला वीडियो देखा था जिसमें हमने सॉलिड का कंस्ट्रक्शन किया था, उसमें किसी सिंगल सॉलिड का कंस्ट्रक्शन करना था एक्सट्रूड अथवा रीजन अथवा रिवॉल्व कमांड का उपयोग करके। लेकिन अगर हमें कंपोजिट सॉलिड्स को बनाना हो, कंपोजिट सॉलिड्स का कंसेप्ट आप समझ रहे हैं कि एक ऐसा सॉलिड जिसमें कई टाइप के ओरिएंटेशन के या अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट एक साथ अटैच हों, तो उनका निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे। तो ऐसे सभी प्रकार के सॉलिड्स के निर्माण के लिए हमारे कैड सॉफ्टवेयर में एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है बूलियन ऑपरेशन। ठीक है, बूलियन ऑपरेशन आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। इसके अंतर्गत हम यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन इत्यादि कंसेप्ट को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार इनका उपयोग हम अपने कैड सॉफ्टवेयर में भी करेंगे। और जिस प्रकार से यूनियन में हम दो अलग अलग सेट्स को कंबाइंड करते थे, ठीक इसी प्रकार कैड सॉफ्टवेयर के प्रयोग के द्वारा दो डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स को हम कंबाइंड करके एक नए टाइप के सॉलिड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि आप सब जानते हैं कि अगर हमें 3D में कार्य करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें ठोस ऑब्जेक्ट पर कार्य करना होगा। अब कई बार ये ठोस ऐसे होते हैं जो अलग अलग शेप के या साइज़ के या आकार के ठोस को आपस में कंबाइंड करके या फिर उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में हटा करके, ठीक है, नए ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ता है। तो इस कार्य के लिए या इस प्रकार के कार्य के लिए हमें बूलियन फंक्शंस या बूलियन ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑटोकैड में कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो इस कार्य को आसान बनाते हैं। अगर हम ठोस एडिटिंग में जाकर के बूलियन ऑपरेशन के अंदर कुछ कमांड ढूंढें तो उसमें हमें यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन आदि आसानी से अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, बूलियन कमांड्स केवल ठोस या रीजन के लिए ही उपयुक्त होते हैं। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो बूलियन ऑपरेशन है इनके द्वारा हम केवल और केवल सॉलिड अथवा रीजन पर ही अप्लाई कर सकते हैं। एक ठोस मॉडल निर्माण में पहले हमें एक से अधिक प्रिमिटिव्स यानी जो सिंपल शेप के सॉलिड्स होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद उन पर हम बूलियन ऑपरेशंस कमांड को अप्लाई कर देते हैं, जिसके पश्चात हमें डिजायर्ड शेप की न्यू सॉलिड ऑब्जेक्ट या रीजन ऑब्टेंड हो जाती है, मिल जाती है। अब इस क्रम में हमारा जो सबसे पहला कमांड है वो है यूनियन। तो यूनियन का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी दो चीज़ को मिला देना आपस में, उसे क्या कह देते हैं, यूनियन। तो ये एक ऐसा कंपोजिट रीजन है यानी संयुक्त क्षेत्र है जिसमें दो या दो से अधिक रीजन को आपस में जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यूनियन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि रीजन या सॉलिड कोई एक कॉमन क्षेत्र को शेयर करें, अर्थात कोई एक ऐसा क्षेत्र हो जो दोनों ही रीजन्स अथवा सॉलिड्स में आता हो, तो हम यूनियन कमांड्स का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ध्यान से देखिए, अभी दो सॉलिड्स हैं, एक है ये रेक्टेंगुलर टाइप का और नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक, अगर इन दोनों में हम यूनियन कमांड्स अप्लाई करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये आपस में कॉमन एरिया शेयर करेंगे। जैसे कि ये वाला सेक्शन आपने देखा होगा, ये कॉमन एरिया है जो कि दोनों ही सॉलिड्स यानी कि रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल शेप के द्वारा शेयर किया जाता है। तो ऐसे केस में हम यूनियन कमांड्स को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब हम यूनियन कमांड अप्लाई कर देंगे तो हमें एक नया सॉलिड मिल जाएगा, नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि जस्ट बगल में आपके शोन है। कुछ इस प्रकार से ये हमारा नया सॉलिड बन के रेडी होगा। और ये सॉलिड जो हमें मिला है
ये रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल शेप के या आकार के ऑब्जेक्ट्स को आपस में यूनियन के बाद प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा यूनियन कमांड्स। अब इसको अप्लाई अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला इसमें तो यही प्रोसेस है कि आप ड्राइंग को अपने 3D व्यू में ओपन कीजिए, उसके बाद मॉडिफाई सेक्शन में जाइए, फिर उसमें सॉलिड एडिटिंग प्रोसेस के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ फिर बूलियन फंक्शंस मिलेंगे और उसमें आप यूनियन कमांड को एक्टिव कर देंगे। या फिर एक और तरीका है कि डायरेक्टली आप कमांड प्रॉम्प्ट में जा कर के यूनियन टाइप कर दें और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा पिक ऑब्जेक्ट टू यूनियन, यानी जिन ऑब्जेक्ट्स को आपको यूनियन कराना है उन दोनों को आप सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद एंटर कमांड्स को अप्लाई कर दें। तो ऐसा करने पर आपको ये हमारा जो नया प्रकार का सॉलिड है ये आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। हालांकि अभी हम आपको जो बता रहे हैं ये नो डाउट थ्योरी का विषय नहीं है, या यूँ कहें कि अगर इसे हम आपको प्रैक्टिकल कराती हुई चीज़ें बताते तो कुछ ज़्यादा ही आसानी से समझ में आ जाता। हम आपसे कहते कि आप ऐसा ऐसा स्टेप कीजिए, तो जो स्टेप आप करते वही आप थ्योरी में लिख भी सकते हैं और चीज़ें आसानी से समझ में आती। पर एक्चुअली अभी टाइम सही नहीं चल रहा और हम अपने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। फिर भी यदि कभी हम ऑफलाइन कक्षाओं में मिले तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट कमांड है सबट्रैक्ट कमांड। अब सबट्रैक्ट का आप मतलब समझते हैं, किसी चीज़ को किसी में से घटाना, इसी को तो सबट्रैक्ट कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, उसमें से हमें एक से दूसरी चीज़ को घटाना क्या कहा जाता है? सबट्रैक्ट। तो इस सबट्रैक्ट कमांड के अंतर्गत हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, उन दोनों ऑब्जेक्ट को एक कोई कॉमन एरिया होगा, ठीक है, जो एक साथ ओवरलैप कर रहे होंगे। तो वो जो कॉमन वाला एरिया होगा उस एरिया को हम किसी एक ऑब्जेक्ट से निकाल देंगे, हटा देंगे। तो निकालने के बाद जो उस ऑब्जेक्ट में का नया सॉलिड बनेगा उसी को कह देंगे सबट्रैक्ट कमांड के द्वारा बनाया गया न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबट्रैक्ट ऑपरेशन के अंतर्गत एक ठोस या उसके द्वारा ओवरलैपिंग दूसरे ठोस के भाग को निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी ऑब्जेक्ट हों, और आपस में वो क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, कुछ एरिया कॉमन शेयर करेंगे। तो जो कॉमन शेयर्ड एरिया है उस कॉमन शेयर्ड एरिया को दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट से जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होगा, जिस ऑब्जेक्ट से हमें रिक्वायरमेंट होगा उस ऑब्जेक्ट से उस कॉमन एरिया को निकाल देंगे। तो उस ऑब्जेक्ट में जो रिमेनिंग आकार बच जाएगा, रिमेनिंग शेप बचेगा, सॉलिड बचेगा, वही होगा हमारा सबट्रैक्ट कमांड लगाने के बाद बना नया सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जैसा नीचे इसमें दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, हमारे पास दो सॉलिड्स हैं, जैसे मैंने कहा था, एक तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है और दूसरा सिलेंड्रिकल शेप का। तो हमने कहा था इन दोनों को हम ओवरलैप कराएंगे तो जितना एरिया ओवरलैप होगा, ये जो कॉमन एरिया है आप देख रहे होंगे ये वाला, ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर शेप का ये वाला एरिया इतना ओवरलैप चल रहा है किसके साथ? सिलेंड्रिकल के साथ। या यूँ कहें कि सिलेंड्रिकल शेप का इतना एरिया आर्क वाला कॉमन चल रहा है इस रेक्टेंगुलर शेप के साथ। तो अब हम सबट्रैक्ट जब कमांड लगाएंगे तो हमें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट से आप सबट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर यही बात हम सिलेंडर से करना चाहते हैं तो हमें सिलेंडर हमारा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे यूँ इस प्रकार से पूरा ये सिलेंडर मिल जाएगा। या यहाँ इस वाले ऑप्शन में हमने जो सबट्रैक्ट कमांड लगाया है वो रेक्टेंगुलर वाले ऑब्जेक्ट में लगाया है। तो रेक्टेंगुलर में ऑब्जेक्ट में जब हमने लगाया तो हमारा जो कॉमन एरिया था, अर्थात जो दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर हो रहा था पोर्शन, उस पोर्शन को इस कमांड ने रिमूव कर दिया, यानी इस पोर्शन को रिमूव कर दिया। तो जो हमारा नया ऑब्जेक्ट हमें मिला है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सबट्रैक्ट कमांड, इसे आप अच्छे से जान चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन कमांड, यानी इसे कहते हैं प्रतिच्छेदन कमांड। अब ये कौन सा कमांड होता है? तो इंटरसेक्शन कमांड के अंतर्गत हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं, यानी मिल रहे होते हैं, जितनी एरिया कॉमन हो रही होती है दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच, तो इंटरसेक्शन कमांड लगाने के बाद
केवल और केवल कॉमन शेयरिंग एरिया ही हमारे पास नए सॉलिड के रूप में बचती है, बाकी जितना एक्स्ट्रा पोर्शन होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का वो हट जाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए हमारे पास 3 अलग अलग रीजन हैं कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिए ज़रा। एक रीजन हमारे पास ये हो गया, ज़रा एक सेकेंड आगे कर लेते हैं। एक रीजन हमारे पास ये हो गया, दूसरा रीजन ये हो गया और तीसरा रीजन ये हो गया। अब इस 3 रीजन के द्वारा अगर हमें इसमें सब्ट्रैक्ट कमांड लगाना है तो जो एरिया तीनों ही रीजन्स के द्वारा शेयर की जा रही होगी उस एरिया को छोड़कर बाकी जितने अन्य एरियाज हैं वह सब के सब हट जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास अभी इस ऑपरेशन में जो एरिया तीनों रीजन्स के द्वारा शेयर की जा रही है वो है ये वाली। ठीक है, तो इसे छोड़कर जब हम इंटरसेक्शन कमांड लगाएंगे तो जो सब में कॉमन होगा वही एरिया बचेगी, बाकी हट जाएगा। तो जो नया ऑब्जेक्ट हमारे पास बनेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, और अगर मान लीजिए हम ये अप्लाई करते कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए किसी 2 एरिया के बीच के शेयर कॉमन होना चाहिए, तो इस प्रकार से होता। अब इसमें क्या होगा, कॉमन एरिया हमारे पास ये है, इसे छोड़ करके बाकी इंडिविजुअल एरियाज हट जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो हमारे पास जो नया ऑब्जेक्ट बचता वो ये वाला ऑप्शन बच जाता। ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो आपने ये देख लिया होगा कि किस प्रकार से हम इसमें यूनियन, सब्ट्रैक्ट या फिर इंटरसेक्शन कमांड का अप्लाई करके नए ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। अब ये जो हमारा पिछला ऑब्जेक्ट था इसमें ज़रा ध्यान से देखिए कि इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स थे, एक था रेक्टेंगुलर शेप, दूसरा था सिलेंड्रिकल शेप। रेक्टेंगुलर वाला हमारे पास ये रहा, सिलेंड्रिकल ये है। इन दोनों में जो कॉमन एरिया है वो ये वाला पोर्शन है। तो जब हम इंटरसेक्शन कमांड यानी इंटरसेक्ट कमांड लगाएंगे तो जो दोनों सॉलिड्स या रीजन के बीच कॉमन एरिया होगा उस कॉमन एरिया को छोड़कर बाकी इंडिविजुअल जो एरिया, जैसे ये वाली इंडिविजुअल एरिया हो गई, ये इंडिविजुअल एरिया हो गई, ये हट जाएंगे। तो हमारे पास कॉमन सेक्शन बचेगा जो सामने आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम इंटरसेक्शन कमांड को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास किसी सॉलिड को सेक्शन करना, सेक्शनिंग करना। ठीक है, सेक्शनिंग ऑफ सॉलिड्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सॉलिड एजेज एंड फेस यूजिंग सॉलिड एडिटिंग कमांड्स। ठीक है, अब जो हम सॉलिड्स पर काम कर रहे हैं 3D के अंतर्गत, तो कई बार क्या होता है कि हमें इंटरनल फीचर्स की स्टडी के लिए सॉलिड्स को बाइसेक्ट करना होता है। ठीक है, सेक्शन करना पड़ता है, और कई बार सॉलिड्स के एजेज, फेसेस इत्यादि को इम्प्रूव करने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ कमांड्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि सेक्शनिंग ऑफ सॉलिड्स क्या है और किस प्रकार से इसे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ये जो कमांड्स हमारे पास हैं किसी सॉलिड के एजेज अथवा फेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि सेल कमांड, सेपरेट कमांड्स इत्यादि, इनको किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है सेक्शनिंग ऑफ कमांड्स। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, यानी कि हम पीछे वाले टाइम में बात करें या यूँ कहें जब ऑटोकैड थोड़े ही समय पहले आया था, तो उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं थे, यानी इसमें एडिटिंग इत्यादि का कार्य बहुत ही लिमिटेड था। ठीक है, उस समय किसी ठोस पर अगर हम चैम्फर, फिलेट, स्लाइस या फिर एक्सप्लोड इत्यादि जैसे कार्य को ही आसानी से कर सकते थे। चैम्फर इत्यादि के बारे में हम आपको आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और ये बात पीछे वाले चैप्टर्स में भी थे शायद, चैम्फर और फिलेट के कार्य। तो और स्लाइस आप समझते हैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। तो बस इतने ही कार्य या ऐसे ही कुछ लिमिटेड कार्य हम पहले एडिटिंग के दौरान कर सकते थे। और जो ऑटोकैड 2000 है, इसी ही वर्जन के साथ सॉलिड एडिट की शुरुआत की गई, और इस कमांड में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल किए गए।
यानी ये जो ऑटोकैड 2000 था, इसके पहले सॉलिड एडिटिंग के अंतर्गत लिमिटेड कमांड ही हमारे पास अवेलेबल थे। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा फिलेट, चैम्फर, एक्सप्लोड या फिर स्लाइस इत्यादि ही। लेकिन ऑटोकैड 2000 के बाद या यहाँ से लेकर के जो वर्जन आना शुरू हुए, उसमें मॉडिफाइड सेक्शन के अंतर्गत एडिटिंग में सॉलिड एडिट की शुरुआत की गई और इसके अंतर्गत बहुत सारे फीचर्स अप्लाई किए गए, बहुत सारे कमांड्स दिए गए, जिसकी सहायता से हम किसी भी ठोस को आसानी से और रिक्वायरमेंट के अनुसार एडिट कर सकते हैं। जैसे इसमें है कई कमांड, एक कमांड है फेसेस। अब इस कमांड की सहायता से हम किसी भी फेस को, उस पर कई सारे रिक्वायर्ड ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि उस फेस का कुछ पोर्शन हटाना, रिमूव करना, या फिर उसे रोटेट करना, या किसी सेक्शन को ऑफसेट कर देना। ऑफसेट का मतलब जो हमारा पोर्शन है उसे कुछ दूरी से हटा करके और दूसरे साइड से क्रिएट करना, या फिर उसे टेपर करना, ठीक है, या कॉपी क्रिएट करना, या फेसेस को कलर इत्यादि करना। ये सारे कार्य हमारे इस फेस कमांड के अंतर्गत किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एजेज। ठीक है, तो इस एजेज कमांड के द्वारा हमारे जो सॉलिड्स हैं उनके किनारों को कलर्ड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, टेपर अथवा रोटेट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कमांड है जो कि सॉलिड एडिट के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडीज। तो आप जानते हैं किसी भी सॉलिड में यही 3 ऑप्शंस मेन होते हैं, या तो उसका फेस की बात करेंगे, या एजेज और कॉर्नर्स की बात करेंगे, या फिर इंटायर बॉडी की बात करेंगे। तो बॉडीज ऑप्शंस के अंतर्गत टोटल जो बॉडी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उस पर पूरी तरह से हम एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अलग मतलब सेक्शंस को अलग कर सकते हैं, या फिर उसे हम पूरे बॉडी को ओपन कर सकते हैं, या अगर हम क्लीनिंग की बात करें तो क्लीनिंग कर सकते हैं, या फिर उसमें फिनिशिंग इत्यादि और अच्छे से की जा सकते हैं। और यहाँ तक कि जो सॉलिड है उसके सरफेस की हम क्लीनिंग और उसकी क्या नाम है, इन सारी सरफेस फिनिश इत्यादि की बात में आसानी से कर सकते हैं। सॉरी, फिनिश टर्म की बात मैं करने वाला था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सॉलिड एडिट ऑप्शन के अंतर्गत आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने आपसे इसमें सॉलिड सेक्शनिंग की बात की थी, अर्थात किसी सॉलिड के इंटरनल फीचर्स को जांचने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें सॉलिड्स को काटना पड़ता है कटिंग प्लेन की सहायता से, और इसके द्वारा हम उस सॉलिड के इंटरनल फीचर्स को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब एक्चुअली जो नॉर्मल इंजीनियरिंग होती है उसके ड्राइंग में केवल हम जो आउटर लाइंस हैं, आउटर फेसेस हैं, इन्हीं के बारे में आसानी से जान पाते हैं और इन्हीं के बारे में ही डिस्क्रिप्शंस भी दे पाते हैं। परंतु अगर हमें इंटरनल फीचर्स की आवश्यकता हो तो इसे आवश्यकता अनुसार से या सेक्शन करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और उसके बाद हम उस सेक्शनड पोर्शन का अलग से ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमें किसी सॉलिड्स के इंटरनल फीचर्स की स्टडी करनी हो तो उसे हमें बाइसेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जो कटिंग प्लेन होती है उनकी सहायता से रिक्वायर्ड सेक्शन में उसे हम बाइसेक्ट कर देते हैं, और इसी को जो कटने के पश्चात जो हमें व्यू दिखता है ऑब्जेक्ट का, उसी को सेक्शन व्यू कहते हैं, यानी कि अनुभागीय दृश्य अगर हिंदी में कहें तो। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आपसे पास जो टर्म हो वो हिंदी में हो, अनुभागीय दृश्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप बता सकते हैं। किसी सॉलिड्स के इंटरनल फीचर्स इत्यादि की स्टडी के लिए या डिटेल स्टडी करने के लिए हमें किसी कटिंग प्लेन की सहायता से किसी सॉलिड्स को एक रिक्वायर्ड सेक्शन पर उसे काटना होता है, और सॉलिड्स को काटने के बाद जो हमें व्यू दिखाई पड़ता है उसी को सेक्शन व्यू या फिर अनुभागीय व्यू कह देते हैं। और ये दृश्य सतह यानी जो हमारी देखने वाली प्लेन है व्यूइंग फोर्स, उससे 45 डिग्री पर होता है। अब ये जो हमारी सेक्शन व्यू है टोटल 2 प्रकार की होती है मुख्यतया। एक तो है फुल सेक्शन। फुल सेक्शन के अंतर्गत जो हमारी सेक्शनिंग प्लेन है यानी कटिंग प्लेन, वो ऑब्जेक्ट के सेंटर से या सेंटर लाइन से गुजरती है और उस ऑब्जेक्ट को 2 बराबर भागों में बांट देती है।
इसे हम फुल सेक्शनिंग या फुल सेक्शन व्यू कह देते हैं। जैसे कि हमारे इस डायग्राम में शोन है, ज़रा ध्यान से देखिए। हमारे पास ये कोई कपलिंग टाइप की दिख रही है। अब इसे हमें अगर इंटरनली स्टडी करना है, इंटरनल फीचर्स देखने हैं, तो हमने क्या किया, इस सेक्शनिंग प्लेन ए की सहायता से इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसे पूरी तरीके से, अब चूँकि फुल सेक्शन की बात की थी तो हमने कहा था फुल सेक्शनिंग के अंतर्गत जो हमारा सेक्शनिंग प्लेन है वो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर लाइन अथवा सेंटर एक्सिस से पास करेगी और ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो हमें जो व्यू दिखेगा वो सेक्शनिंग व्यू होगा और इस प्रोसेस को फुल सेक्शनिंग कह देंगे, क्योंकि सेक्शनिंग प्लेन ने ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया, अलग कर दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा पहला फुल सेक्शनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ सेक्शन यानी हाफ सेक्शनिंग। ये क्या होता है और इसके अंतर्गत हम क्या, ठीक है, तो हमारे फुल सेक्शन के बाद जो नेक्स्ट है वो है हाफ सेक्शन, जिसे आधा अनुभाग कहते हैं। अब ये आधा अनुभाग क्या होता है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को यानी जब किसी ठोस को हम उसके 1/4 भाग को काट कर अलग कर देते हैं। हालांकि ये कटिंग जो कटिंग प्लेन के द्वारा होती है ये इमेजिनरी होती है, ऑब्जेक्ट को हम फिजिकली ऑब्जेक्ट लेकर काटना शुरू नहीं कर देते। जो हमने ड्राइंग बनाई है सॉलिड की, उसको अगर हमें हाफ सेक्शनिंग करना है तो अपने सेक्शनिंग प्लेन के द्वारा उस ऑब्जेक्ट के 1/4 पोर्शन को, याद रहे कितना, 1/4 को। फुल सेक्शनिंग में हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को इक्वली दो पोर्शन में डिवाइड किया था, हाफ हाफ करके। अब जो हमारा हाफ सेक्शनिंग है या हाफ सेक्शन है, इसमें ऑब्जेक्ट को 1/4 पोर्शन में काट देंगे और जो कटा हुआ 1/4 पोर्शन है उसे सामने से अलग कर देंगे। तो हमें जो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन दिखेगा और उसका जो हम प्रोजेक्शन बनाएंगे वही होगा हमारा हाफ सेक्शन व्यू। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, हाफ सेक्शन व्यू कहा जाएगा। हाफ सेक्शन व्यू का ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को या फिर उसके आंतरिक व्यू को देखने के लिए करते हैं। यहाँ तक कि इस हाफ सेक्शन व्यू का उपयोग असेंबली ड्राइंग में भी किया जाता है, किसी होल अथवा नट्स या बोल्ट्स के आंतरिक व्यू को देखने के लिए। ठीक है, याद रखना इस बात को कि हाफ सेक्शन व्यू का उपयोग हम मेनली सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट या फिर असेंबली ड्राइंग में करते हैं। इसमें किसी होल्स या इंटरनल फीचर्ड पार्ट्स की इंटरनल जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे हम नीचे कुछ बनी ड्राइंग्स के द्वारा आसानी से चेक कर सकते हैं। ये ज़रा ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास एक कोई कपलिंग है। अब हमें इसको क्या करना है, हाफ सेक्शन करना है। तो हाफ सेक्शन में आप लोग जानते ही हैं कि सेक्शन प्लेन के द्वारा उस ऑब्जेक्ट के 1/4 पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये पहले एक सिलेंड्रिकल शेप जैसी कोई एक सॉलिड था, इसका हमने क्या किया, 1/4 पोर्शन सेक्शनिंग प्लेन के द्वारा काट के रिमूव कर दिया। तो हमें जो सामने से व्यू दिखता है, इसी व्यू का जब हमने प्रोजेक्शन बनाया तो उसे क्या कहा गया, हाफ सेक्शन व्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा हाफ सेक्शन व्यू ओवर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोकन सेक्शन। ब्रोकन सेक्शन, अब ये ब्रोकन सेक्शन क्या होता है, इस हम बात कर रहे थे अपने नेक्स्ट सेक्शन व्यू की, जो है ब्रोकन सेक्शन व्यू। अब ब्रोकन सेक्शन व्यू क्या है, तो जब कभी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर हम फुल सेक्शन या हाफ सेक्शन जैसे ऑपरेशंस को अप्लाई नहीं कर पा रहे हों, जैसे कि आउटर सेक्शन व्यू इत्यादि के कारण, तो फिर वहाँ पर हम उस ऑब्जेक्ट के या सॉलिड के कुछ पोर्शन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और इसके पश्चात हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल जाती है। तो हमने क्या किया, ना तो पूरी तरीके से फुल सेक्शन अप्लाई किया, ना ही हमने हाफ सेक्शन का अप्लाई किया, बशर्ते उस ऑब्जेक्ट के कुछ पोर्शन को, लिमिटेड पोर्शन को हमने रिमूव करके उसके इंटरनल फीचर्स की स्टडी की। तो इसे हमने कहा ब्रोकन खंड यानी कि ब्रोकन सेक्शन। ठीक है, तो जब हमें किसी ऑब्जेक्ट से फुल सेक्शन या हाफ सेक्शन को अप्लाई ना कर पा रहे हों, अर्थात उसके आउटर व्यू इत्यादि के कारण, तो फिर हम उसके कुछ पोर्शन को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं और इसी को हम पार्शियल व्यू या फिर ब्रोकन व्यू या फिर लोकेन व्यू भी कह सकते हैं।
अब जैसे कि नीचे हमारा एक फिगर है, इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, बात समझ में पूरी में आ जाएगी। ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसे हम अगर हाफ सेक्शन या फिर फुल सेक्शन करें तो इसका जो आउटर व्यू है वो हमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देने में असमर्थ होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए भी केवल जो ऊपर वाला सेक्शन है इसी के बारे में जानकारी लेना है, तो हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपरी सेक्शन के कुछ पोर्शन को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दिया और हमें रिक्वायर्ड जानकारी मिल चुकी है। तो इसी प्रकार से जब हमने ड्राइंग तैयार की, यहाँ जैसे दिख रहा है ड्राइंग में आपको, इस सेक्शन को हमने कहा ब्रोकन अथवा लोकेन अथवा पार्शियल व्यू। ठीक है, तो पार्शियल व्यू या फिर लोकेन व्यू या ब्रोकन व्यू अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में फुल सेक्शनिंग या हाफ सेक्शनिंग अप्लाई करना संभव ना हो उसके आउटर व्यू इत्यादि के कारण, तो फिर या फिर अगर हमें किसी एक सेक्शन की इंटरनल फीचर्स की आवश्यकता हो, जानने की आवश्यकता हो, तो हम उस पोर्शन के कुछ भाग को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं और इस प्रकार हमें जो प्रोजेक्शन प्राप्त होता है उसी को कह देते हैं ब्रोकन व्यू या पार्शियल व्यू या फिर लोकेन व्यू। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिवॉल्व्ड अनुभाग, यानी कि रिवॉल्व्ड सेक्शन। अब ये रिवॉल्व्ड सेक्शन क्या होती है ये जानना ज़रूरी है। तो जब कभी किसी सॉलिड सेक्शन को हमें सेक्शनड करना होता है अर्थात काटना होता है, और जो हमारा सेक्शनिंग प्लेन है वो उस ऑब्जेक्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर काट रही हो। ठीक है, एक्सिस के कैसे काट रही हो, परपेंडिकुलर, तो एक्चुअली वो अनुप्रस्थ काट होता है। ठीक है, यानी ट्रांसफर सेक्शन उसे कहते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स और अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल। अनुदैर्ध्य का एक और मतलब है, अनुदैर्ध्य का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के एक्सिस के अलोंग यानी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य, और यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल। और अगर अनुप्रस्थ की बात की जाए तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर अनुप्रस्थ कह देते हैं इसे, यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए, इस प्रकार से ये कोई ऑब्जेक्ट है, हालांकि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, और इसको हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, और ये इस हमारे सिलेंडर की एक्सिस है। अब अगर हमारा जो सेक्शनिंग प्लेन है, ठीक है, इस प्रकार से जो सेक्शनिंग प्लेन आ रहा है, ये अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग काटता है तो वो होगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और अगर ये सेक्शनिंग प्लेन इस एक्सिस के अलॉन्ग ना काट करके, ठीक है, इस एक्सिस के अलॉन्ग ना काट करके यहाँ से क्रॉस करे, ठीक है, परपेंडिकुलरली इस सेक्शन से, तो हमें जो कटिंग सेक्शन मिलेगा वो ट्रांसवर्स सेक्शन होगा। अब इस ट्रांसवर्स सेक्शन को, ठीक है, जो हमारी सेंटर एक्सिस है इस ऑब्जेक्ट के, इसके अबाउट अगर रोटेट कर दें तो जो हमें व्यू मिलेगा उसे कहा जाएगा रिवॉल्व्ड सेक्शन। यानी कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट में या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में या किसी वस्तु में हमें सेक्शनिंग पोर्शन सेक्शन लाइन के द्वारा उसके अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में काटने पर प्राप्त होता हो, तो उसी अनुप्रस्थ काट के वस्तु को उस ऑब्जेक्ट के सेंटर एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करने पर जो व्यू मिलता है उसे कह देते हैं रिवॉल्व्ड सेक्शन या रिवॉल्व व्यू। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि आप क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट को, या सीधे सिंपल थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करें तो इसमें इस पोर्शन में क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर एक्सिस या जो एक्सिस लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काटते हैं। ठीक है, कैसे काटते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फिर से देख लो, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था और ये इसकी हमारी एक्सिस रही होगी, अब हमें अगर इसे काटना है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काट देंगे। तो अब जो कटिंग मिली है ये क्या है, ट्रांसवर्स कटिंग है। अब अगर हम इस ट्रांसवर्स कटिंग को, ये जो एक्सिस है, ठीक है, इसके अराउंड क्या कर दें, रोटेट कर दें। ठीक है, तो हमें जो व्यू मिलेगा वो होगा रिवॉल्व्ड सेक्शन या रिवॉल्व व्यू। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थिन सेक्शन। थिन का मतलब आप जानते हैं, कोई पतला पोर्शन है, ठीक है,
तो जब कोई बहुत पतली शीट मेटल हो या फिर कोई प्लेट हो, तो उससे हम सेक्शन के द्वारा अगर दिखाएं तो कुछ दर्शाने के लिए विशेष बात होती नहीं, क्योंकि उसमें कोई विशेष थिकनिंग नहीं। तो ऐसी वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम सेक्शन ब्लॉक का उपयोग करते हैं। इसी को हम थिन सेक्शन कह देते हैं। ठीक है, थिन सेक्शन में क्या होता है, जो हमारी पतली प्लेट्स होती हैं या शीट्स होती हैं, इनको दर्शाने के लिए सेक्शन ब्लॉक का उपयोग करते हैं, जिसे थिन सेक्शन व्यू कह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है, जिसे हम ऑफसेट सेक्शन या ऑफसेट अनुभाग कह देते हैं। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, जो फुल सेक्शन हमारा होता है, उस फुल सेक्शन के अंतर्गत हमारी सेक्शनिंग प्लेन यानी सेक्शन कटिंग प्लेन, जो भी कह लें आप, कटिंग प्लेन है, वो उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के एक्सिस से होकर गुजरती है। ठीक है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। जो एक्सिस है ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये रहा, ठीक, और ये इसका एक्सिस है। अब अगर हमें फुल सेक्शनिंग करना है तो आप जानते हैं जो सेक्शन प्लेन है वो इसी एक्सिस के अराउंड आएगा, इसी के आर पार, और इसे दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन कभी कभी हमारी बॉडीज़ का जो एक्सप्रेशन है, विस्तार है, वो इस प्रकार से होता है कि हम सेक्शनिंग प्लेन डिसाइड नहीं कर पाते, हम ये नहीं समझ पाते कि हमें किस साइड से या किस एक्सिस पर इसे सेक्शन करना चाहिए, काटना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की या उस वस्तु की कटिंग दो प्लेसेस पर, दो सेक्शंस पर कर देते हैं, और हमारा जो सेक्शनिंग प्लेन है वो इस सेंटर एक्सिस से कुछ दूरी पर शिफ्ट हो जाता है। और इस प्रकार से इसे काटने पर जो हमें व्यू मिलेगा, नया व्यू मिलेगा, उसे हम कह देते हैं ऑफसेट सेक्शन व्यू। क्या कह दिया जाएगा, ऑफसेट सेक्शन व्यू। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब आप कोई फुल सेक्शन करते हैं तो हमारा सेक्शनिंग प्लेन उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से या एक्सिस लाइन से होकर गुजरता है। लेकिन जब कभी किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की जो सरफेस होती है, उसकी जो विस्तार है, वो स्पष्ट रूप से क्लियरली समझ में नहीं आती। ठीक है, कि हमें सेक्शनिंग किस एक्सिस से या किस पॉइंट से करनी चाहिए, किस लाइन के अलॉन्ग करनी चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति में जो सेक्शनिंग सरफेस की जो कटिंग प्लेट की जो दिशा है, डायरेक्शन, वो हम चेंज कर देते हैं और सेंटर एक्सिस के दोनों साइड में कुछ डिस्टेंस पर कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो वस्तु है वो दो कटिंग प्लेन द्वारा बाइसेक्ट किया जाता है, मतलब सेक्शन किया जाता है। ठीक है, और वस्तु को काटते समय जो कटिंग सरफेस थी, अब वो क्या हो गई, ऑफसेट हो गई। जैसे हमारी कटिंग प्लेन अभी ये सेंटर एक्सिस थी, अब क्या हो गया, कुछ दूरी पर शिफ्ट हो गई दोनों साइड में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमें सेक्शनिंग जो व्यू मिलती है उसे क्या हमने कभी कह दिया, ऑफसेट सेक्शन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कुछ सेक्शंस थे जो आपने देखा। उसके बाद हमारे पास कुछ और महत्वपूर्ण टर्म है, हालांकि एक ये ऑक्सिलरी सेक्शंस कहते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप आसानी से देख सकते हैं। तो ऑक्सिलरी सेक्शन भी बहुत ही नॉर्मल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में हिंट दे दूं कि अगर किसी सॉलिड्स में हम सेक्शनिंग करते हैं, किसी सॉलिड्स के अंतर्गत हम सेक्शनिंग करते हैं और वो सेक्शनिंग किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के समांतर नहीं है, ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के समांतर नहीं है, तो इस प्रकार की सेक्शनिंग को हम ऑक्सिलरी सेक्शनिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ऑक्सिलरी सेक्शनिंग। कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी सॉलिड सेक्शनिंग में हमने कोई सेक्शनिंग इस प्रकार की है कि वो किसी भी कोऑर्डिनेट के समांतर नहीं है, तो उस सेक्शनिंग को हम क्या कह देते हैं, ऑक्सिलरी सेक्शनिंग। ठीक है, ये रहा हमारे पास, हालांकि इसमें नहीं है पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं। इसे कहते हैं ऑक्सिलरी सेक्शनिंग। ठीक है, ऑक्सिलरी सेक्शनिंग फिर से सुन लो, जब किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सॉलिड को हम सेक्शन करते हैं और वो सेक्शन किसी भी कोऑर्डिनेट के पैरेलल नहीं होता, समांतर नहीं होता, तो इस प्रकार की वस्तु में सेक्शन करने को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी सेक्शन कह देते हैं। इस ऑक्सिलरी सेक्शन को हम इंक्लाइंड यानी कि तिरछा काटते हैं, जिसकी वजह से उस सॉलिड की आंतरिक विस्तार में हमें इंटरनल जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तिरछे भाग की आंतरिक जानकारी मिल जाती है। तो अगर कोई पूछे कि जो ऑक्सिलरी सेक्शनिंग है इसके क्यों करते हैं, तो सीधी सी बात है, किसी सॉलिड्स के तिरछे पोर्शन में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी जानकारी के लिए हम ऑक्सिलरी सेक्शनिंग करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ऑक्सिलरी सेक्शनिंग क्या है कि जब किसी सॉलिड सेक्शन में, या सीधा सा मतलब आपको समझाऊं
तो ऑक्सिलरी सेक्शनिंग का मतलब है इंक्लाइंड सेक्शनिंग, यानी तिरछा काटना किसी वस्तु को। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसे भी मैं सिलेंडर ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब अगर हम इसे इंक्लाइंड कट करते हैं कुछ इस प्रकार से, इस प्लेन से, तो हम एक पोर्शन ऊपर का हटा देंगे, और जब ऊपर वाला पोर्शन हटा देंगे अपन, तो हमें कुछ इस प्रकार से व्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से कटिंग व्यू, तो हमें इसका जो सॉलिड का इंटरनल फीचर है इंक्लाइंड वाले सेक्शंस में वो आसानी से दिख जाएगा। तो इसे कह दिया जाता है ऑक्सिलरी सेक्शनिंग, ठीक है। या और सिंपल अगर कहें तो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड सेक्शन में सेक्शनिंग करना ऑक्सिलरी सेक्शन कहलाता है, और इसकी सहायता से हम उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के इंक्लाइंड विस्तार में उसकी इंटरनल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेक्शन, सॉलिड का सेक्शन। क्यों करते हैं? इसका सीधा कार्य है किसी भी सॉलिड का या ठोस की इंटरनल जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, जैसे कि 3D एरे, मिरर एंड रोटेट, ठीक है। अब 3D एरे, मिरर एंड रोटेट क्या है? तो मिरर और रोटेट तो आप इनके बारे में बहुत अच्छे से परिचित होंगे, कोई नई बात नहीं है, इनका आसानी से आप इस्तेमाल किए भी होंगे पिछली बार। लेकिन अगर एरे की बात करें तो बेसिकली एरे क्या है ये हम देखेंगे। तो एरे के अंतर्गत किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम रेक्टेंगुलर अथवा किसी सर्कल के पेरीफेरी में व्यवस्थित करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो एरे और कुछ नहीं है, कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है, या तो उनका अरेंजमेंट हम रेक्टेंगुलरली कर लें या फिर किसी सर्कल के पेरीफेरी पर कर लें। इसी प्रक्रिया को एरे कह दिया जाता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर रेक्टेंगुलर एरे है तो उसमें जो हमारे पास रोज और कॉलम्स होंगे उनकी संख्या को और ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी को कंट्रोल करना होगा। और जो हमारी ये पोलर एरे हैं, पोलर एरे का मतलब जो किसी सर्कल के पेरीफेरी के अराउंड अरेंज किए जाते हैं, तो इनमें हमें वस्तुओं की संख्याओं को और उनके रोटेशन को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एरे का काम हो जाता है। एरे कमांड का उपयोग आसानी से आप कर सकते हैं। एरे कमांड की सहायता से कम स्पेस में ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एरे मेनली दो प्रकार का होता है, जैसे अभी मैंने आपसे बात की, एक तो रेक्टेंगुलर एरे और दूसरा पेरीफेरल या फिर पोलर एरे, ठीक है। इस पैटर्न में वस्तुओं की प्रतियां यानी उनकी कॉपीज बना करके उन्हें सेट कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को सारणी यानी कि एरे कह दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम एरे 2D ऑब्जेक्ट का, 3D ऑब्जेक्ट का किसी भी को बना सकते हैं। और एरे को बनाने के लिए दो मेथड हैं हमारे पास, अभी आपने देखा, एक है रेक्टेंगुलर एरे, दूसरा है पोलर एरे। पोलर एरे किसी सर्कल के चारों तरफ ऑब्जेक्ट की कॉपियों को सेट किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, सपोज दैट हमारे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ इस प्रकार के फिगर बने हुए हैं, ठीक है। ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है और इसमें आपने देखा कि चारों तरफ से कैसे इमेज बने हैं। तो हमारे पास इस कमांड के द्वारा ये सहूलियत है कि हम ऐसे कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक ड्राइंग बना लें, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये जो हमारे बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं वो किसी सर्कल के पेरीफेरी पर लोकेटेड दिख रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो हम इस पोलर एरे के द्वारा इसे अप्लाई करने के पश्चात ये बाकी जो ड्राइंग्स हैं इनको बनाने से आसानी से बच जाएंगे और ये कार्य हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक बार हमें इस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग को बना लेना होगा इस ड्राइंग को, और उसके बाद हम एक रेडियस यानी जितने दूरी पर ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी रेडियस को डिफाइन कर देंगे और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या डिफाइन कर देंगे। उसके बाद ये पूरा का पूरा डायग्राम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एरे। और इसी प्रकार अगर इसे हमें रेक्टेंगुलर एरे में सेट करना है तो ये भी बहुत आसान काम है। इसमें हमें
रोज कितने रो हैं, इसमें कितने कॉलम्स हैं, ये आसानी से हम बता सकते हैं। ठीक है, और इन रोज और कॉलम्स में टोटल कितने नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ये ड्राइंग्स हैं, और फिर उनके बीच में कितनी दूरियां हैं, इन सबको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हमारी 3D एरे है, ठीक है, 3D रेक्टेंगुलर एरे, इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखना चाहें तो हम एक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स मिल जाएंगे। अब मान लीजिए एक्स डायरेक्शंस हमारी ये है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 हमें ये कॉलम्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम वाई डायरेक्शन में चलें, वाई डायरेक्शन किस साइड में है, ऊपर की तरफ, तो हमें पंक्तियों की संख्या मिल जाएगी, यानी रोज पता चल जाएंगे कि इसमें कितने रो हैं। ठीक है, और अगर जेड डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें लेयर्स की संख्या पता चल जाएगी, कितने लेयर्स हैं। तो एक बार फिर से देखिए, एक्स डायरेक्शन में चले तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स पता चला हमें, वाई डायरेक्शन में चले तो टोटल नंबर ऑफ़ रोज पता चल गई, कितनी रोज हैं, और अगर जेड डायरेक्शन में ऊपर चलेंगे तो कितने लेयर्स हैं, 1 2 3 4, ये लेयर्स हमें पता चल जाएंगे। तो इस प्रकार से एरे के माध्यम से हम ऑब्जेक्ट्स को, एक्चुअली इनका उपयोग तब करते हैं जब हमें एक जैसी ऑब्जेक्ट्स को बनाना होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट या बाकी सारी ऑब्जेक्ट्स किसी एक ऑब्जेक्ट की क्या होती हैं, कॉपी होती हैं, बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार से। तो ऐसी अवस्था में हम एरे कमांड का उपयोग करते हैं। एरे कमांड हमारी दो प्रकार की मुख्यतः होती हैं, एक है रेक्टेंगुलर एरे, दूसरी है पोलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे में हम ऑब्जेक्ट्स को रोज और कॉलम्स में लेयर्स के रूप में असाइंड करते हैं। इसमें हम नंबर ऑफ़ रोज, कॉलम और इनके बीच ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी दूरियों को कंट्रोल करके रेंज बना सकते हैं। और पोलर एरे में ऑब्जेक्ट को और उनके बीच की जो डिस्टेंस है और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स को और उनके बीच की जो एंगुलर रोटेशंस है उसको कंट्रोल करके पोलर एरे का निर्माण किया जा सकता है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड थी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास मिरर कमांड। तो मिरर तो आप जानते ही हैं, मिरर का मतलब है जैसा हम देख रहे हैं सामने उसी प्रकार दिखे। पर मिरर में एक बात होती है, मिरर किसी ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट पोर्शन को राइट में और राइट पोर्शन को लेफ़्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मिरर किसी ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट पोर्शन को राइट से और राइट पोर्शन को लेफ़्ट से परिवर्तित कर देता है। तो मिरर कमांड का उपयोग हम कर लेते हैं। और मिरर कमांड हम ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं जिनमें सिमेट्री हो। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो ही उसमें मिरर कमांड लग पाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इस प्रकार से ऑब्जेक्ट है, एक सेकेंड ज़रा, एक कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस प्रकार से, और यहाँ एक एक पोर्शन ऐसे ये बने हुए हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड सिमेट्री रखता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस ड्राइंग में किसी एक साइड को, लेफ़्ट या राइट साइड को पूरी तरीके से बना लेंगे, और बनाने के बाद उसमें हम अप्लाई कर देंगे मिरर कमांड। और मिरर कमांड को अप्लाई करने के पश्चात ये जो हमारा लेफ़्ट साइड का डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हूबहू सिमिलर ढंग से दूसरी साइड में भी आसानी से बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो दूसरे साइड में हमें काम करना ही नहीं पड़ा, किसकी वजह से, इस मिरर कमांड की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, मिरर कमांड आप उसी ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे जो सिमेट्री रखता हो। ठीक है, यानी किसी एक्सिस के अबाउट सेम हो, सिमिलर हो, तो ही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास रोटेट कमांड। तो इसे आप अच्छे से समझते हैं। रोटेट करने का मतलब है किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट उसे रिवॉल्व करके हमें नई ड्राइंग प्राप्त कर लेना। जैसे हमने देखा था कोनिकल सेक्शन को या फिर सिलेंडर को प्राप्त करना है। अगर हमें सिलेंडर को प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, किसी लाइन को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देंगे तो हमें हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा, या अगर किसी प्लेन को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देंगे तो एक सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जल्दी से देख लेते हैं। अगली हमारी अगर कोई कमांड है तो रोटेट आपने देखी है, हाँ, फिलेट एंड चैम्फर।
अभी जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले आपसे कर रहे थे, तो फिलेट वाला सेक्शन आपको जल्दी से मैं बता दूं कि फिलेट क्या है। देखिएगा बहुत ध्यान से, फिलेट वाला सेक्शन, एक सेकेंड। अब अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से है, ठीक है, और उसमें एक शार्प एज बन रही है, तो उसे हम फिलेट कह देते हैं, सॉरी चैम्फर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? चैम्फर। जैसे कि कुछ इस प्रकार से देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हम चाहते हैं इस कॉर्नर पर चैम्फर अप्लाई कर दें। तो चैम्फर अप्लाई करने के लिए हम उससे चैम्फर अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो एक कॉर्नर है ये बिल्कुल शार्पली एक लाइन के द्वारा कट कर दिया जाएगा और हमें दो नए छोटे छोटे कॉर्नर्स मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो सेक्शन हमें प्राप्त हुई है इसे हम कह देंगे चैम्फर, ठीक है। इसे ध्यान से देखो आप, हमें एक कॉर्नर यहाँ ये छोटा सा मिल गया, एक कॉर्नर मिल गया, यानी चैम्फर अप्लाई करने पर हमें दो कॉर्नर मिल जाते हैं। और अगर फिलेट अप्लाई करता मैं यहाँ पर, तो फिलेट अप्लाई करने से हमारा कॉर्नर एक स्मूथ स्लोप में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? ज़रा ध्यान से देखिए। अगर हम इसे हटा दें तो ये हमारा सेक्शन था ऑब्जेक्ट, और हम चाहते हैं कि इस वाले पोर्शन पर क्या करें? फिलेट अप्लाई कर दें। तो फिलेट अप्लाई करने पर हमारा जो कॉर्नर है ये हट जाएगा और एक स्मूथ स्लोप जनरेट हो जाएगी। तो इस फिलेट को अप्लाई करने के लिए हमें एक रेडियस देनी होगी, यानी कितना स्मूथ, कितना रेडियस का हमें फिलेट चाहिए। तो वो रेडियस अप्लाई करने पर हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे मान लो हमें 5 mm का फिलेट चाहिए, ठीक है, 5 mm रेडियस का फिलेट चाहिए। तो जैसे हम 5 mm रेडियस का फिलेट अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला कॉर्नर हमारा किस में बदल जाएगा? किसी स्मूथ कॉर्नर में इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेकेंड ज़रा, ये चीज़ें इस प्रकार से आ जाएंगी और ऊपर वाला सेक्शन जो हमारा अभी शार्प एज था वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फिलेट। तो फिलेट क्या करता है? किसी कॉर्नर को स्मूथ स्लोप में बदल देता है, और चैम्फर क्या करता है? किसी एक कॉर्नर को हटा देता है और छोटे छोटे दो स्मॉल कॉर्नर्स जनरेट हो जाते हैं। और या यूँ कहें कि चैम्फर किसी कॉर्नर को सीधी एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा काट के रिमूव कर देता है। तो ये हो जाता है हमारा चैम्फर और फिलेट, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू सो मच।